हाइड्रोकार्बन यौगिकों का नामकरण। हाइड्रोकार्बन यौगिकों का नामकरण। हाइड्रोकार्बन यौगिकों के नामकरण की मैंने 3 विधि बताई। पहले रूढ़ नामकरण पद्धति, दूसरी व्युत्पन्न नामकरण पद्धति, तीसरी है IUPAC नामकरण पद्धति। रूढ़ नामकरण पद्धति पहली जो है इसके बारे में बताते हैं। रूढ़ नामकरण पद्धति में पहली जो पद्धति है, रूढ़ नामकरण पद्धति में हाइड्रोकार्बन यौगिकों का नाम उनके प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर रखा जाता है। प्राकृतिक स्रोत जो होते हैं उनके आधार पर रूढ़ नामकरण पद्धति में हाइड्रोकार्बन यौगिकों का नाम रखा जाता है। जैसे सिरका है, सिरका जो है इसमें एसिटिक अम्ल होता है। और एसिटिक अम्ल का जो सूत्र है CH3COOH है। दूसरा मान लेते हैं चींटी का डंक, फार्मिक एसिड है, इसका नाम फार्मिक अम्ल और इसका सूत्र है HCOOH। ऐसे ही दूध से प्राप्त जो दूध है, दूध में जो अम्ल है वो लैक्टिक अम्ल है। लैक्टिक अम्ल है तो लैक्टिक अम्ल का सूत्र, अगर ऐसे ही में दलदल जो होती है ना, दलदल से जो गैस बनती है या गैस प्राप्त होती है वो होती है मार्स गैस। और मार्स गैस जो होती है CH4, जो मैथेन होती है मार्स गैस होती है। और मार्स गैस में CH4 जो मैथेन होती है, और मैथेन में मार्स गैस जो होती है मैथेन को कहा जाता है। इसका मतलब इसका जो रूढ़ नामकरण है मैथेन का वो मार्स गैस है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको हम आसानी से रूढ़ नामकरण पद्धति में हम इनके प्राकृतिक स्रोत जो होते हैं ना उनके आधार पर इनका नाम रखते हैं। जैसे नेटल पौधा है, उसका नेटल का जो डंक है वो फार्मिक अम्ल, उसमें फार्मिक अम्ल होता है। मैथेनोइक अम्ल जिसे हम बोल रहे हैं फार्मिक अम्ल होता है, नहीं है? ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे जो रूढ़ नामकरण में आसानी से आ जाते हैं। अब बात करते हैं, अगर हमारे पास कार्बन की श्रृंखलाएं हैं और उन कार्बन की श्रृंखलाओं का हम रूढ़ नामकरण करें तो वो किस आधार पर होगा? देखो बेटा, अगर मेरे पास में ये कार्बन श्रृंखला है, 3 तरह की कार्बन श्रृंखलाएं हो सकती हैं।
तीन तरह की कार्बन श्रृंखला कौन कौन सी हो सकती है? देखो, एक तो सीधी श्रृंखला CH3 CH2 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 CH3, ये श्रृंखला है पहले नंबर की। दूसरे नंबर की जो श्रृंखला है, मान लेते हैं मेरे पास में एक श्रृंखला CH3 CH2 और CH3 है, एक श्रृंखला ये है। और तीसरे नंबर की जो श्रृंखला है वो मान लेते हैं मेरे पास में CH3 CH3 और CH3 और यहां पर CH2 CH3, ये इस प्रकार की श्रृंखला है। अगर मेरे पास सीधी श्रृंखला है, रूढ़ नामकरण में इस श्रृंखला का नाम लिखूं और मेरे पास सीधी श्रृंखला है, ये सीधी श्रृंखला है और इस सीधी श्रृंखला में आपको दिख रहा है कि भाई इसमें कोई भी जो यौगिक है वो प्रतिस्थापिक रूप में नहीं दिख रहा। तो इस सीधी श्रृंखला के लिए अगर सीधी श्रृंखला है, सीधी श्रृंखला है तो उसमें हम नॉर्मल लिखेंगे। नॉर्मल मतलब n लिखेंगे और नॉर्मल लिख करके हम इसका पूरा नाम लिख देंगे। देखो कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 और ये एल्केन का यौगिक तो N पेंटेन, इसका नाम हो जाएगा N पेंटेन। सीधी श्रृंखला में हम N लगाएंगे। अगर आपको एक कार्बन से 2 सींग निकले हुए दिखें, एक कार्बन से 2 सींग निकले हुए दिखें तो उसमें लगाएंगे हम आइसो और फिर कार्बनों की संख्या गिन लेंगे। टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5, आइसोपेंटेन। अगर कार्बन से 3 सिंग निकले दिखे, आपको 3 निकल रहे हैं, 1 2 3 निकल रहे हैं, तो अगर ऐसी कंडीशन आपको दिखे तो इसमें लिखेंगे नियो और फिर कार्बन की संख्या करेंगे 1 2 3 4 5 6, नियो हेक्सेन। नियो हेक्सेन है ये, क्या आएगा, नियो हेक्सेन। तो आपको इनकी जो रूढ़ नामकरण पद्धति है, अगर का श्रृंखला रूप आपको कार्बन का दिख जाए और उनका नामकरण अगर वो करवाए तो सीधी सी बात है, उनका नामकरण अगर सीधी श्रृंखला है तो N लगाएंगे। अगर एक कार्बन से 2 प्रतिस्थापी निकले हुए हैं तो आइसो लगाएंगे। अगर 3 निकले हुए हैं तो नियो लगाएंगे और फिर कार्बनों की संख्या गिन करके और हम उसके यौगिक का नाम लिख देंगे। तो ये हो गई आपकी रूढ़ नामकरण पद्धति, बड़ी आसान है, कोई इसमें समस्या नहीं आने वाली। अब बात आती है व्युत्पन्न नामकरण की। व्युत्पन्न नामकरण पद्धति में हम हाइड्रोकार्बन यौगिक का नाम उनमें उपस्थित प्रतिस्थापी के रूप में लिखेंगे। देखो कैसे, जैसे मेरे पास ये यौगिक है CHOH, ये एक कोई यौगिक है और इसका नाम है कार्बिनोल। उदाहरण दूंगा इसका, अगर आपको ये दिख जाए तो इसका व्युत्पन्न नामकरण में क्या नाम होगा। जैसे मेरे पास ये है CH3 CH2 CHOH, अगर आपको ये कंडीशन दिख जाए तो क्या करेंगे आप, इसका नाम व्युत्पन्न नामकरण में कैसे लिखेंगे। इनको तो छोड़ो, इसका नाम तो सीधा क्या है, कार्बिनोल। और बाकी के कार्बनों को गिनो, कितने, 2 में एथ, और किसका यौगिक है, एल्केन का, तो एथेन कार्बिनोल। अगर और उदाहरण लें,
अच्छा, एक कंडीशन ये होगी, अगर आपको ये दिख जाए CH2COOH, ये कंडीशन आपको दिख जाए कहीं, इसका है ओइक अम्ल, एसिटिक अम्ल बोलेंगे इसको व्युत्पन्न में। जैसे इसका उदाहरण मैं आपको बताऊं, CH3CH2COOH, तो आपको यहां पर तो ये लगाना ही है, ये कंडीशन दिख गई, एसिटिक अम्ल की ये कंडीशन है, और बाकी का वही एथेन एसिटिक अम्ल। इस प्रकार से व्युत्पन्न नामकरण हो गया। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है IUPAC नामकरण पद्धति, इसको देखना, इसके नियम देखना भाई। IUPAC नामकरण पद्धति ये आपको बहुत काम आने वाली है। IUPAC नामकरण, देखो पहली कंडीशन, हम एल्केन के यौगिक यौगिकों का नामकरण करेंगे। सबसे पहले एल्केन के बहुत सारे यौगिक हैं। प्रकार्यात्मक समूह मैंने आपको बता दिए कि प्रकार्यात्मक समूह कौन कौन से हो सकते हैं, नहीं है? एल्केन के यौगिकों का नामकरण, तो इसका नियम क्या है? पहला नियम, सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। दूसरी कंडीशन, उस कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें सर्वाधिक प्रतिस्थापी मौजूद हों। सबसे ज्यादा प्रतिस्थापी होंगे ना, उसी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। और यह भी ध्यान रखेंगे, अगर कार्बन श्रृंखला में कोई प्रतिस्थापी नहीं है तो सबसे लंबी और सीधी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। तीसरा नियम है, इसके बाद अंकन करेंगे। अंकन मतलब अंक देंगे, और अंक उधर से देते हैं जिधर प्रतिस्थापी निकट हो। अंक उधर से देते हैं जिधर से प्रतिस्थापी निकट हो। उदाहरणों से आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। चौथी कंडीशन, सबसे पहले प्रतिस्थापी जो है, देखो सबसे पहले प्रतिस्थापियों का अंकन उधर से देंगे जिधर प्रतिस्थापी निकट हो। और अगर प्रतिस्थापियों की संख्या, समान प्रतिस्थापी की संख्या समान प्रतिस्थापी की संख्या 2 या 2 से अधिक है,
तो हम क्या करेंगे, अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा, 8 है तो ऑक्टा, 9 है तो नोना और 10 है तो डेका। उस प्रतिस्थापी के आगे लिख देंगे। जैसे अगर 2 मैथिल हैं, 2 मैथिल हैं, देखो आपको एथिल, अगर एथेन का यौगिक मिल जाए तो एथेन के यौगिक में एथेन का प्रतिस्थापी मिल जाए तो एथेन के प्रतिस्थापी को हम एथिल कहेंगे, एथिल। और मैथेन का मिल जाए तो मैथिल, क्या कहेंगे, मैथिल, एथिल, मैथिल, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, नियो ब्यूटेन, कुछ भी आ सकते हैं, ब्यूटिल, प्रोपिल, जो भी है वो इस कंडीशन में आएंगे। अब आपको नाम लिखने में अगर वो जो गिनती लिख रहे हो और वो गिनती आपकी 5वीं कंडीशन में नाम लिखते समय जो अंक लिख रहे हो आप, प्रत्येक अंक के मध्य, प्रत्येक अंक के मध्य कोमा, मतलब जैसे लिखा हुआ 1 2, तो 1 2 के बीच में कोमा, तथा अंक और प्रतिस्थापी के मध्य स्लैश का निशान लगाएंगे, ऐसे डैश लगाते हैं ना, ऐसे लगाएंगे। तो इस प्रकार से आईपीएससी नामकरण में एल्केन का जो नामकरण है वो आपको ये नियम है याद, तो आप आसानी से इनका नामकरण कर सकते हो। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई पता नहीं कैसे नामकरण होगा, जब हम उदाहरण लेंगे ना तो ये नियम अपने आप ऑटोमेटिक याद आते चले जाएंगे। हाँ, पहला नियम ये बता रहा था, दूसरा ये बता रहा था, तीसरा नियम ये था, चौथा ये था, 5वां ये था। तो इस प्रकार से ये नियम लगते हैं। तो देखो उदाहरण लेते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, बड़ा आसान है नामकरण करना, बड़ा आसान है। हाँ भाई, नामकरण करते समय देखो CH3 CH2 CH3 CH CH3 CH3, ये कोई यौगिक है, इसका नामकरण लिखना है, इसका नामकरण लिखना है भाई। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। तो सबसे लंबी श्रृंखला ये रही भाई, सबसे लंबी और सीधी श्रृंखला का चयन करेंगे, सबसे लंबी और सीधी श्रृंखला ये रही। अब इसमें क्या करेंगे, जो इस घेरे से बाहर रह जाता है वही इसका प्रतिस्थापी हो जाता है। तो कौन रह गया बाहर, CH3, ये प्रतिस्थापी है। तो यहां पर जो प्रतिस्थापी है वो क्या है, वो क्या है, CH3, और इस CH3 का नाम है मैथिल, मैथेन है, मैथिल हो गया, CH3 का नाम क्या है, मैथिल। अच्छा जी, अब हम दूसरी कंडीशन में सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया, प्रतिस्थापी पहचान लिया, इसके बाद में हम इनका अंकन करते हैं, और अंकन उधर से करते हैं जिधर से प्रतिस्थापी निकट हो। तो अंकन करने में प्रतिस्थापी निकट कौन सा है, इधर से अंकन करते हैं, मतलब इधर लिखेंगे 1 2 3 4 5।
अब सबसे पहले हम जब नाम लिखते हैं तो प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, और प्रतिस्थापी यहां पर कौन है? मैथिल। कितने नंबर पे आ रहा है? 2 नंबर पे। तो यहां लिखेंगे 2 मैथिल। मैंने कहा था अगर 2 अंक आ रहे हैं तो कोमा लगाएंगे उनके बीच में, अगर अंक और प्रतिस्थापी आ रहा है तो उनके बीच में डैश लगाएंगे, यही बताया था। तो देख लो, मैंने प्रतिस्थापी और अंक के बीच में क्या लगा दिया? डैश। 2 मैथिल, क्योंकि 2 दूसरे कार्बन पर यह मैथिल समूह उपस्थित है। कितने कार्बन हो गए? 5। तो 5 के लिए पेंट, और ये सभी सिंगल बंध आ रहे हैं इसके अंदर, और सिंगल बंध आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ एल्केन का यौगिक। तो पेंटेन, एन लगा देंगे तो ये हो जाएगा पेंटेन। इसका जो नाम होगा 2 मैथिल पेंटेन होगा। बड़ा आसान है, 2 मैथिल पेंटेन। और लेते हैं उदाहरण, देखो CH3 CH3 सुनो, CH2 CH3 CH2 CH, यहां CH3 CH2 CH3। ये देखो भाई, अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला में देखो, इसको गिनते हैं, सीधी श्रृंखला को गिनते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं इस श्रृंखला में, अगर इस सीधी कुछ चयन करें तो। और इसमें देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम उसका चयन करते हैं जहां कार्बनों की संख्या ज्यादा आ रही है। तो कहां आ रही है ज्यादा? इस श्रृंखला में ज्यादा आ रही है। ये देख लो, इस श्रृंखला में ज्यादा आ रही है कार्बनों की संख्या। तो अब ये एक श्रृंखला चयन कर ली हमने, ठीक है ना? श्रृंखला का चयन कर लिया। अब हमें क्या करना है? इसका सबसे पहले हम पहचानना है कि भाई प्रतिस्थापी कौन कौन से रह गए। फिर एक प्रतिस्थापी ये रह गया और एक प्रतिस्थापी ये रह गया। इसका मतलब दोनों की शकल समान है। दोनों की शकल समान है। तो दोनों की शकल जब समान है तो इसका नाम क्या है? देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था CH3 जो है इसका नाम है मैथिल। और एक बात बताओ, मैथिल सेम ये है और सेम ये, तो कितने मैथिल हो गए? 2। तो 2